वैसा गाइस आई होप यू आर वेल। ये वीर वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। प्यारी सी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा हूँ और प्रैक्टिकल आंसर देना। ऐसा नहीं है कि बस बिल्कुल हाँ जो भी है बस मन में एकदम बोल दिया, ऐसा नहीं। सोच समझ कर आंसर आप लोगों को देना है। एक साइड में प्यार है जो कि आप लोगों को लगता है कि इस इंसान के बिना जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे, और एक साइड में कैरियर है। अगर इन दोनों में से चूज करने की बात आ जाए कि एक ही चीज को आप लोग को चूज करना है, तो किस चीज को आप लोग प्रेफर करेंगे? ठीक है, लव या फिर कैरियर? तो इनमें से आप लोग किसको चूज करेंगे बताइए, और क्यों चूज करेंगे वो भी आप लोगों को एक रीजन भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या चूज करना चाहिए। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग देखिए एक प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, एक साइड में प्यार है, एक साइड में कैरियर है। पर लेकिन अगर आप लोगों का करियर सही नहीं है तो सामने वाला इंसान भी ये समझिए आप लोगों की जिंदगी में नहीं टिकने वाला है। चाहे उसके घर वालों के बारे में बात करिए और चाहे इसी इंसान के बारे में बात करिए, क्योंकि भूखे जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, भूखे पेट जो है वो प्यार नहीं होता है। ठीक है, किसी भी इंसान के साथ में अगर आप लोग रहेंगे, अगर आप लोग उसको खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं, आप लोग उसकी एक नॉर्मल तरीके की जिंदगी जो उसकी इच्छाएं अगर उसको भी आप लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, चाहे लड़का है चाहे आप लोग लड़की हैं, तो फिर उस इंसान के साथ में रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। प्यार हमेशा आप लोगों को प्रोग्रेसिव लाइफ में लेकर चलना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि जब भी आप लोगों को लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहना है या फिर इससे बाहर निकलना है, जब वो रिलेशनशिप आप लोगों को एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लेकर चले तो इसका मतलब उसमें आप लोगों को रहना है। और जब आप लोगों को पीछे खींचने लगे, जो आप लोग पहले थे जहां पर उससे भी पीछे आप लोग जाने स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को उसी वक्त उस रिलेशनशिप में से निकल जाना चाहिए। ये आप लोगों की जिंदगी को और ज्यादा बर्बाद करके छोड़ेगी। तो ये चीजें हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएंगे। पर लेकिन ये जो प्यार है इसका भूत इतने हाई लेवल पर सर पे सवार होता है कि इंसान को दूसरी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, और जब सामने वाले की शादी कहीं और हो जाती है तब समझ में आता है यार गलती कर दी, अब तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसीलिए टाइम रहते ही समझ जाना, इसी में समझदारी है। तो सबसे पहले आप लोग अपने करियर पर फोकस करें, और अगर करियर आप लोगों का जल्दी बन जाता है तो इसके चांस है कि प्यार आप लोगों को मिल जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग इसके चक्कर में पड़ेंगे, करियर तो जाएगा ही जाएगा और ये भी हाथ से छूटेगा, और आप लोग अपनी जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए भी रोते हुए फिरोगे। तो कोशिश ये करनी है कि एक प्रैक्टिकल तरीके से जिंदगी को लेकर चलना है। इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मुझे सबसे ज्यादा मेल आते हैं कि सर एक लड़की है या फिर एक लड़का है, सर उससे प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, सर ये दिक्कत हो गई है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन यार ये है कि आंख बंद करके सारी दुनिया छोड़ के अपने करियर पर फोकस करो। ये सोचो कि कुछ महीनों में अंदर मुझे अपनी एक जॉब लेनी है, उसके बाद में फिर जो मन में आए वो करते फिरो, कोई नहीं आप लोगों को रोकने वाला है। तो पहले अपने करियर को आप लोग फोकस करो, बाद में सारी चीजें। ओके, आप लोग अपनी राय बताना, अगर कोई बात मेरी गलत लगी हो तो उसके बारे में आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने बोल दिया वो एक पत्थर की लकीर है। आप लोगों को कुछ भी गलत लगता है मेरी बातों में तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ऐसी वीडियो हैं, अगर इनको आप लोग डेली रेगुलर देखते हैं तो अच्छे तरीके से करंट अफेयर जो है वो आप लोग अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अच्छे से इन दोनों वीडियो को रेगुलर आप लोग देखते रहिए, तो आप लोग पाएंगे कुछ ही टाइम बाद में कि आप लोगों की करंट अफेयर के ऊपर एक बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी है। चाहे वो आंसर राइटिंग के बारे में बात करिए, चाहे वो प्रीलिम्स के आंसर देने के बारे में बात करिए, चाहे किसी डिस्कशन करने के बारे में बात करिए, चाहे वो एस्से लिखने के बारे में बात करें। एक चहुमुखी विकास का नाम सुने तो ये वीडियो आप लोग का चहुमुखी विकास करेंगे। ठीक है तो कैसे देखना है, टकटकी लगाकर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विज है, उसको देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने टोटल 10, ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर इनके आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें भी आप लोगों को लेक्चर में मिलने वाली हैं। यहां पर बात की जा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी एक डिसीजन लिया गया है कि 7,000 पर एकड़, यानी कि हर जिसके पास में 1 एकड़ जमीन है उसको 7,000 रुपए दिए जाएंगे किसानों को, अगर वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। यानी कि अगर वो आज के में पैडी यानी कि जो चावल वाली खेती उगा रहा है उसको छोड़कर अगर वो मेज, कॉटन, पल्सेस यानी कि दूसरी कोई भी अगर खेती करेगा तो उसको यहां पर ये पैसे दिए जाएंगे। तो कौन से राज्य के द्वारा ये मुहिम स्टार्ट की गई है? तो देखिए हमारी कंट्री में आज के में जो भी राज्य चावल और गेहूं उगा रहे हैं उन राज्य को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके बेस पर उन्होंने सारी चीजें छोड़ छाड़कर बस इन्हीं के पीछे लग गए। अब दिक्कत ये हो चुकी है कि यहाँ पर पानी की कमी बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर एरिया में, और एक ही खेती लगातार करते जाते हैं तो जो मिट्टी के अंदर उर्वरक शक्ति है वो भी कम हो जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर कुछ लिखने के लिए आता है अगर एग्रीकल्चर के बारे में, तो वहां पर भी आप लोग ये पॉइंट जो है एज ए सजेशन इंप्रूवमेंट के तौर पर ऐड कर सकते हैं। एक स्कीम है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, ये लॉन्च की गई थी हमारी कंट्री में ताकि जो एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन बनाए जा सके, वुमेन को यानी कि महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एसटी और एससी। तो यहां पर ये स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है। न्यूज में किस लिए उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा।
कौन सा आर्टिकल है यहां पर जो अलाउ करता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके से पकड़ा जा सकता है और रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उसकी पर्सनल लिबर्टी को, ठीक है। ये यहां पर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, फिर पब्लिक ऑर्डर के लिए। यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा डीएम की पावर क्या होती है, डीएम क्या क्या कर सकता है, वो चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी इस आर्टिकल में। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को सुनकर मजा आएगा। यहां पर जो बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, जिनके द्वारा हमारी कंट्री में जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, ये स्टैब्लिश की गई थी इनके द्वारा। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर, और पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी यही रहे, ये 1982 से लेकर 1984 तक। तो इन पर्सनैलिटी का नाम आप लोग को बताना है। न्यूज में किस लिए, अभी बात करेंगे उनके बारे में। मार्स के लिए एक हेलीकॉप्टर छोड़ा गया जिसका नाम था इंजीनियरिंग। तो ये पार्ट है एक मिशन का, इसका नाम आप लोगों को बताना है किस मिशन का ये पार्ट है। ये पहुंचने वाला था यहां पर 11 तारीख को, पर लेकिन पहले यहां पर ये पहुंच गया। एक तरीके से फ्लाइट जो है वो शेड्यूल पहले इनके द्वारा कर दी गई है। मार्स के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ेगा, एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर आप लोग बोल सकते हैं। कैसा है तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से वो काम करेगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन इंडिया, TRIFED, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है आप लोगों को ये बताना है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया संकल्प से सिद्धि। ये बेसिकली जो गांव वाला एरिया है उसको डिजिटल कनेक्ट ही करने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया में। इंडियन नेवी के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है पहली बार। जो काम पहली बार होता है उसके बारे में जरूर याद रखिए। एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है यहां पर जिसका नाम है ला पेरोयूज, ठीक है, ला पेरोयूज, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री की एक्सरसाइज है ये बताना है आप लोगों को। इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री मिलकर वरुणा एक्सरसाइज यहां पर करती है, जो कि रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहां पर बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर ये इंडिया की एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है। और एक और कंट्री फर्स्ट टाइम इससे पार्टिसिपेट कर रही है, तो उस कंट्री के बारे में बात करेंगे हम लोग। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2019, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये भी न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि 1936 से लेके 1986 यानी कि 4 साल तक ये इंसान जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, और सबसे लंबे टाइम तक ये मिनिस्टर रहा। तो आप लोग बोलेंगे सर कैसे, गवर्नमेंट तो आती जाती रही होंगी। ये कैसा इंसान था, जिस भी पावर में जो भी गवर्नमेंट हुआ करती थी उसी को ज्वाइन कर लेता था। यानी कि ये नहीं कि बस एक हार गया तो बाहर निकल गया, नहीं, अपनी सीट पर पकड़ कर ली कि यहां से मुझे जीत कर आना है, बाकी जो भी पावर में रहेगा उसी में जाके मिल जाना है। तो ये इनका सिद्धांत था, जिसकी वजह से ये 40 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसी के साथ में 30 साल लगभग यहां पर ये इंटरेस्टिंग है, 30 साल तक ये मिनिस्टर रहे, ठीक है। तो सोचने वाली बात है। तो काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर शॉर्ट न्यूज, आज इंपॉर्टेंट कोई डे नहीं है तो शॉर्ट न्यूज से स्टार्ट करेंगे। यहां पर जो बात की जा रही है, सबसे पहली जो न्यूज है इसमें बात की जा रही है हरियाणा के बारे में। हरियाणा के द्वारा बोला गया कि 7,000 रुपए दिए जाएंगे पर एकड़ अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करता है, यानी कि एक यहां पर अगर कोई गेहूं चावल उगा रहा है उसको हटाकर अगर दूसरी कोई खेती करना स्टार्ट करता है, जैसे मेज, कॉटन, मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल, ग्राम्स, तो अगर ये कोई चने वगैरह ये सारी उगानी स्टार्ट करता है तो उसको 7,000 रुपए पर एकड़ दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो किसान है उसको फायदा होगा, वो शिफ्ट करता है अगर यहाँ पर, क्योंकि चावल में अगर आप लोग बात करिए, अगर पेड़ी आप लोगों को लगानी है तो उसको मैक्सिमम टाइम पानी में खड़ा कराए रखना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि खासकर उन एरिया में जहां पर वाटर टेबल काफी कम है तो ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है। अब जब ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, ऑलरेडी पानी काफी कम है, तो इसके चलते काफी ज्यादा पानी बर्बाद होता है। तो मैक्सिमम हम लोग को चावल की खेती उन एरिया में करनी चाहिए जहां पर नेचुरली ऑलरेडी पानी अवेलेबल है। क्यों उन एरिया में करें जहां पर पानी कम है और हम लोग इसको उगा रहे हैं। उगा क्यों रहे किसान, क्योंकि एमएसपी अच्छा मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यहां पर उसको टैकल करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाया गया, जो कि एप्रिशिएट करने लायक मूव है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर एक पर्टिकुलर कोई खेत है उसमें आप लोग एक ही तरीके की अगर खेती आप लोग किए जा रहे हो तो उसमें दिक्कत ये भी पड़ती है कि वहां पर उसमें उस पर्टिकुलर खेती को करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए, वो सारे वो सोख लेती है। तो यहां पर रेगुलरली अगर वही काम आप लोग करते रहेंगे तो फिर क्या रहेगा, फिर आप लोगों को वहां पर उसके लिए दूसरी भी क्रॉप लगानी चाहिए, ठीक है। एक बार गेहूं लगा दिया, एक बार गन्ना लगा दिया, ठीक है, एक बार कोई दाल उगा दी उसमें, यहां पर एक बार सरसों लगा दी, तो इससे क्या रहता है कि उसकी जो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी है जमीन की वो बनी रहती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जमीन को बंजर बनाने से भी रोका जाता है यहां पर। तो दो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हरियाणा से अगर आते हैं तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक के द्वारा यहां पर 25,000 करोड़ रुपए यहां पर 1.14 लाख जो अकाउंट है उनमें अभी सेंड किए गए, जो कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत यहां पर आते हैं। अब बोलेंगे सर स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है और कब लॉन्च की गई थी। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2016 में। अभी न्यूज में क्यों है,
क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई कि इसके तहत पैसा दिया जा रहा है अच्छा खासा उन लोगों को, खासकर महिला को, SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, जो कि यहाँ पर जो अगर एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो ये हमारी कंट्री में ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का यहाँ पर इनको पैसा देने की बात की गई अगर कोई बिजनेस बनना चाहता है। तो ये जो भी कमर्शियल बैंक है उसकी जो ब्रांच है, तो हर एक ब्रांच में कम से कम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को ये स्कीम एक्सटेंड करने की बात की गई थी। यानी कि बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि एक तरीके से यहाँ पर एटलीस्ट 1 वुमेन और बाई ईच ब्रांच यहाँ पर होनी चाहिए 1 SC ST, यानी कि SC ST में से कोई एक और एक हर एक ब्रांच में कम से कम एक वुमेन को आप लोगों को बिजनेस करने के लिए यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, जो कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में देख सकते हैं आप लोग। ये जो स्कीम है यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि आगे भी एक्सटेंड किया जा रहा है 2025 तक का। तो ये जो स्कीम है आगे भी बढ़ाई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूज में है। ठीक है, तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है या फिर SC ST कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो वहां पर भी ये पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है ये बेसिकली चाइना के बारे में। चाइना देखिए, अगर बात करें आज के में डिजिटल करेंसी के बारे में, तो उसके ऊपर काम कर रहा है। चाइना बोल रहा है कि मैं खुद की डिजिटल करेंसी बनाने जा रहा हूं पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर, यानी कि पहले उसको ट्राई किया जाएगा कि कैसे काम करती है, फिर आगे देखेंगे। तो चाइना कुछ कंट्री है जैसे कि स्वीडन हो गया, साउथ कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, तो उनकी कैटेगरी में चाइना आकर यहां पर खड़ा हो गया है। तो नई डिजिटल करेंसी आप लोगों को चाइना की देखने को मिलेगी। तो इसका जो नाम रखा गया, टाइटल जो इसको दिया गया है, ये है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP। ये बेसिकली इनकी जो मेन करेंसी है वो है RMB, यानी कि रिनमिनबी, ये इनकी बेसिक करेंसी है। तो उसके बेस पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डिजिटल वर्जन करेंसी का सामने निकल कर आ रहा है। इसको डाउनलोड किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है वो ऑथराइज करेगा। पर लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ पेटीएम वगैरह होता है इंडिया के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये तो डिजिटल रेनबेनबी डज नॉट इन्वॉल्व थर्ड पार्टी, यानी कि पेटीएम क्या करता है, मान लीजिए आप लोगों को आज के में एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आप लोग अपना बैंक अकाउंट पेटीएम के साथ में कनेक्ट करेंगे और फिर उससे किसी तीसरे पर्सन को पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो पेटीएम एक थर्ड पार्टी हो गया, डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर कर लो आप लोग, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेटीएम यहां पर इस तरीके से कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इसी के साथ में लीगल टेंडर गारंटी रहेगी यहां पर सेंट्रल बैंक की, यानी कि ऐसा भी नहीं है कुछ भी हो जाएगा आप लोगों के साथ में। तो यहां पर नोट परमानेंट गारंटी बाय थर्ड पार्टी से पेटीएम वगैरह, ये सेंट्रल बैंक की ही गारंटी रहेगी, कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ट्रांजेक्शन फीस भी नहीं लगेगी। तो इससे क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगती है तो एक अच्छा खासा चांस होता है उसके बढ़ने का। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी। मोटे मोटे तौर पर बोलते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब यहां पर इसको यूज करना है, तो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ही काम चल जाएगा। बस आप लोग का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो ओपन होना चाहिए, तो इस तरीके से आप लोग काम कर पाएंगे। अनलाइक नॉन बैंक जो पेमेंट प्लेटफॉर्म होता है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोगों को बैंक अकाउंट लिंक करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास में एक नंबर रहेगा, उसके बेस में काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आइडिया रखिएगा। सेंट्रल के द्वारा अभी यहां पर बात की जा रही है, राजस्थान गवर्नमेंट को अभी यहां पर अप्रिशिएट किया गया है कि हाँ आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया। देखिए हमारी कंट्री में काफी ज्यादा न्यूज में थी, जब कोई वर्कर एक एरिया से दूसरे एरिया में काम करने जाता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से, वो काम करने के लिए जाता है तमिलनाडु के अंदर में। अब तमिलनाडु के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, वो तो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर कि हाँ उनको भी राशन कार्ड मिलेगा, उनको भी यहाँ पर राशन मिलेगा, पर लेकिन यहाँ पर एक स्कीम आई जिसको बोला गया 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी कि पूरे देश के अंदर कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे, खासकर माइग्रेंट वर्कर, तो उनको आराम से राशन मिल पाएगा, अपनी जिंदगी रोजी रोटी उनकी चलती रहेगी, भूखे नहीं मरेंगे कम से कम। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी, राजस्थान ने काफी अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया गया और राजस्थान 12वां राज्य हमारी कंट्री बन गया है ये स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाला। ठीक है, तो अगर माइग्रेंट के इशू के बारे में लिखने के लिए आते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। ये जो न्यूज है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर हमारी कंट्री में भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डिजास्टर के बारे में बात की जा रही है। डिजास्टर आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोई ऐसी त्रासदी, आपदा जो कि एकदम काफी एक लार्ज स्केल पर सोसाइटी पर इंपैक्ट डाले, तो ऐसी एक आपदा आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडोनेशिया के अंदर। तो इंडोनेशिया डिजास्टर रिलीफ एजेंसी जो है उसके द्वारा यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि यहाँ पर अभी लैंडस्लाइड देखने को मिला, जैसे अभी हमारी कंट्री में उत्तराखंड में देखने को मिला था आप लोगों को, और फ्लैश फ्लड एकदम, यानी कि एक तरीके से जरा सी देर में दुनिया भर का पानी आ गया निकलकर, तो दुनिया भर के लोगों को बहाकर ले जाता है। तो ऐसे यहाँ पर लगभग 41 के करीब लोगों की जान चली गई इसकी वजह से। तो इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछेगी फ्लैश फ्लड क्या होता है, तो देखिए खासकर ऐसा एरिया जैसे कहीं पर कोई एक तरीके से रिवर का लो एरिया है, जहां पर एक तरीके से ड्राई लेक है, पहले कोई लेक हुई थी, वो थोड़ा नीचे वाला एरिया है, लो लाइंग एरिया, और कहीं ऊपर से अगर कोई भी स्लाइड हो गया कोई पर्टिकुलर एरिया, पता चला वहां पर बांध था तो उससे पानी एकदम निकल कर आ गया, तो कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बने कि एक ह्यूज लेवल पर दुनिया भर का पानी निकल कर आ जाए, तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मेनली कैसे कनेक्ट होता है, मान लीजिए कहीं पर एक तरीके से
थंडर स्टॉर्म आ रहा है, काफी ज्यादा ह्यूरिकेन आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहे हैं, या फिर मेल्ट वाटर आ रहा है, जैसे कि जो बर्फ नहीं पिघल जाता है कि गर्मी हुई, दुनिया भर का पानी इकट्ठा हो रखा था, बर्फ पिघला और सारा नीचे आ गया। तो एक तरीके से जरा सी देर में ऐसा लगता है कि पता नहीं इतना पानी कहां से आ गया। तो इसकी वजह से इतना टाइम नहीं मिलता है कि लोगों को वहां से जल्दी रिप्लेस किया जा सके। इसकी वजह से दुनिया भर की जान और माल की हानि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार डैम के अंदर आप लोगों को जो डिब्रीज होती है उसकी वजह से, जो ह्यूमन स्ट्रक्चर की वजह से भी यहां पर मैनमेड डैम जो होते हैं, अगर कोलैप्स हो गया, पता चला कोई बांध टूट गया, तो वो भी एक ऐसी हरकत क्रिएट कर देगा कि आसपास वाले एरिया सारे डूब जाएंगे, तो बाढ़ आ जाएगी वहां पर, जिसको फ्लैश फ्लड बोला जाता है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा और आप लोगों से बात करूं, यहां पर देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन में वेरी हाई लेवल ऑफ पानी अगर किसी एरिया में अवेलेबल होगा लगभग 6 घंटे के आसपास में या फिर उससे कम टाइम में, तो यहां पर एक फ्लड टाइप ऑफ कंडीशन बन जाती है। तो ये फ्लैश फ्लड इसको बोला जाता है। अगर बात की जाए यहां पर तो दोनों तरीके से है, इंसानों की हरकतों की वजह से भी और एनवायरमेंट की वजह से भी। और जो अर्बन एरिया है, इनके जो शहरों वाला एरिया है, वहां पर इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आसपास वाले एरिया में कोई बड़ा सा डैम है, टूट गया, अब वहां पर फ्लड आ गया, ठीक है, तो वहां पर जो भी पूरा सिस्टम है, जो भी वहां पर बड़ी बड़ी जो भी चीजें इंडस्ट्री वगैरह स्टेब्लिश कर रखी है, तो एक काफी त्रासदी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक फ्लड यानी कि एक बाढ़ आ जाएगी, एक खतरनाक वाली, और इसी के साथ में बहुत लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालेगी। बिल्डिंग और स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी इंपैक्ट डालेगी, कई बार उनको तोड़ेगी। कई सारी जो वेजिटेशन होगी आसपास वाले एरिया में, या फिर कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी, तो सबको बहाकर ले जाती है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। या फिर कई सारे डूब कर मर जाते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, देखिए हम लोग ये तो देख लेते हैं कि यार सड़क टूट गई, इतने सारे आदमी मर गए, क्या हम लोग देखते हैं कि कितनी सारी बिल्ली मरी होगी इस टाइम पर, या कितनी सारी चींटी मर गई होगी उस टाइम पर, कितने सारे कीड़े मकोड़े मर गए होंगे। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं कितने सारे जो पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, वो बहकर चले गए होंगे। तो बहुत सारा इंपैक्ट जो है हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग उनको याद रखते ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है जो हम लोग समझते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मान लीजिए आप लोग पढ़ने बैठ गए, पढ़ते पढ़ते किसी का फोन आ गया, आप लोगों को लगेगा यार 2 मिनट बात करनी है, पर 2 मिनट में काम नहीं चलता है। उसके बाद में आप लोगों के दिमाग में वो चीजें जो घूमना स्टार्ट होती है, तो वो एक ह्यूज लेवल पर आप लोगों का टाइम वेस्ट करके जाती है। पढ़ते पढ़ते भी आप लोगों के माइंड में वही चीजें चलती रहेंगी। अगर कुछ उल्टी सीधी बात किसी ने बोल दी या फिर कुछ और फालतू की चीजें होगी, तो इसलिए कोशिश ये करो कि मॉर्निंग में बैठकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, और किसी से बात करनी है फोन वगैरह पे, उसको दोपहर के बाद ही आप लोग करो, ठीक है। दोपहर के बाद, या मैं तो बोलूंगा शाम को 4-5 बजे के बाद ही किससे फोन पर आप लोग बात करो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मॉर्निंग में अपना सारा काम निपटा लो, जो भी आप लोगों का जरूरी काम है। तो ये पैटर्न आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की जाए, यहाँ पर देखिए अभी रिसेंटली कोई भी कंट्री प्रॉपर वे में ऐसी नहीं है जो कि इसके लिए कोई सिस्टम तैयार कर रखा उन्होंने कि हाँ यार फ्लैश फ्लड आ गई, उसका कोई सिस्टम होना चाहिए। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे नहीं है, ढर्रा बेस काम चल रहा है कि अब तक कुछ नहीं है, बस आप देखेंगे जो भी होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर ना तो सिलेबस पता है, ना प्रॉपर प्रैक्टिस कर रखी है। बस ऐसा है कि पेपर देने जाएंगे और जय हनुमान जय श्री राम करके वहां पर टॉस उछालेंगे और आंसर देकर आएंगे। तो ऐसी ही कंडीशन अभी इस पर्टिकुलर फील्ड में है। पर लेकिन इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया ने थोड़ी सी कमर कस रखी है। इंडिया के द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में ये लॉन्च की गई थी फ्लैश फ्लड गाइडलाइन, जिसके चलते साउथ एशियन कंट्री में हम लोग हेल्प करेंगे। तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ठीक है। हालांकि ये साग के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। पर लेकिन कंडीशन ये है कि पाकिस्तान को हमारा चेहरा पसंद नहीं आता है और हमको पाकिस्तान का पसंद नहीं आता है। तो इसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिलती है कि जो भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया जाता है सार्क मेंबर के लिए, तो यहाँ पर प्रॉपर वे में वो आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यहाँ पर। बेसिकली अगर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर फोरकास्ट के बारे में अगर पहले बता देंगे, तो देखिए लोगों को बचाया जा सकता है, वहां से रिप्लेस किया जा सकता है। तो एक प्रॉपर तरीके से लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बर्बाद हो सकती हैं, उनको वहां पर सेव किया जा सकते हैं। तो फ्लैश फ्लड के लिए गाइडलाइन के यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोला गया कि रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को और वार्निंग दी जा सकेगी। तो इससे आप लोग अपने आप को बचा पाएंगे। 6 से 12 घंटे एडवांस अगर आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ कोई ऐसी दुर्दशा होने वाली है, और ये बेसिकली 4 किलोमीटर लंबाई और 4 किलोमीटर चौड़ाई वाला जो एरिया है, वहां पर ये इंफॉर्मेशन इंडिया प्रोवाइड कराएगा। तो इंडिया जो है एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं इंसानियत के नाते। इसी के साथ में यहाँ पर जो नेशनल मीटरोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराई जा रही है पर्टिकुलर एरिया में। नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पर काम करती है, और जो भी स्टेक होल्डर हैं जो मिटिगेट कर सकते हैं, यानी कि मिटिगेट का मतलब जो ये इंपैक्ट है उसको कम कर सकते हैं, वो सारे काम करेंगे। तो इसके चलते जो लॉस होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का, वो सारा बचाया जा सकता है। तो इंडिया जो है पड़ोसी देशों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, पाकिस्तान की तरीके से नहीं कि छोड़ के बीच में भाग जाए, ठीक है। तो ये बातें की जा रही है। आगे जो न्यूज है यहाँ पर आप लोगों को जो डीएम की पावर है वो देखने को मिलेगी कि डीएम की पावर क्या है, तो आप लोग समझ पाएंगे
कि क्या क्या डीएम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता क्या है, अगर इसके बारे में एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं तो आप लोग देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमारी कंट्री में 1980 में लाया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये 23 सितंबर 1980 में लाया गया था। तो एक तो आप लोगों को ये पता चल गया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जी हाँ, जिसके चलते हमारी कंट्री में लगभग आज के दिन में टोटल 18 सेक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर सकती है बिना उसको कोई भी नोटिफिकेशन दिए हुए, क्योंकि अगर वो बात करें तो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। कंट्री में सिक्योरिटी को कोई हनन वो पहुंचा सकता है, किसी कंट्री के साथ में रिलेशन को अगर वो बर्बाद करे, या फिर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई दिक्कत करे, या फिर इसी के साथ में कोई इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल है और वहां पर आप लोगों को ब्लड पहुंचाना है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ब्लड जाने नहीं दे रहा है उस हॉस्पिटल में, उसकी वजह से कहीं की जान जा सकती है। तो अगर कोई ऐसी इसेंशियल सर्विस को अगर कोई टर्मिनेट करता है तो यहां पर भी इस इंसान को पकड़कर धरा जा सकता है और जेल में फेंका जा सकता है। तो इसका हक दे रखा है यहां पर हमारी कंट्री में जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, पर लेकिन इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया जाता है, तो इंप्लीमेंट किया जाता है यहां पर ये डीएम के थ्रू, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू जिसके चलते यहां पर रेगुलेट किया जाता है ये सारी चीजें। तो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर यहां पर ये चीजें देखने को मिली। तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में, बातें क्या क्या की जा रही है। ये जो है यहां पर इसके बारे में जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी जो बेसिकली ये एक्ट है हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को कितने भी, अगर मान लीजिए आप लोग मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में और वहां पर लगी कोई ऐसी दुर्घटना घटने वाली है और कोई ऐसा पर्सन है जो कि वहां पर उस पर्टिकुलर जो गलत चीजें होने वाली है उसको और ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, तो उसके खिलाफ अगर कोई भी जाकर बोले तो उसको वहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। पहली वो नहीं कहते कि प्रिवेंटिव मेजर है, आप लोगों ने बताया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले उसका इलाज कर लो, तो ये काम यहां पर किया जा रहा है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यानी कि कोई भी दिक्कत होने से पहले डिटेन कर लिया। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीके से यही होती है कि अगर फ्यूचर में लगता है कि इंसान ये हरकतें कर सकता है उसको पकड़ लो, तो आप लोग बोलेंगे इसका तो फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा। उसके साथ में एक क्लोज दे रखी है भाई साहब, पार्ट 3 में जाएंगे तो आर्टिकल 22 के अंदर, तो उन्होंने बोला है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन रिस्ट्रिक्शन की जा सकती है पर्सनल लिबर्टी, जो बोलते हैं ना कि फंडामेंटल राइट है, अगर ये सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर को कोई नुकसान पहुंचाता है तो इसके बारे में ऑलरेडी मेंशन यहां पर कर रखा है। आर्टिकल जो 22 है यहां पर दो बातों पे बात करते हैं यहां पर ये कि कोई भी जिस तरीके से यहां पर अगर बात करें कि कोई लॉ नहीं है प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो यहां पर जो अथॉरिटी है वो यहां पर इसको यूज करेगी 3 महीने के लिए, यानी कि 3 महीने तक आप लोग उसको मिनिमम रख सकते हैं जेल के अंदर में, पर लेकिन इसको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। इसके चलते एक एडवाइजरी जो बोर्ड है उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें लगता है कि सफिशिएंट ऐसा रीजन है कि ये इंसान जो है इसको अभी अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी के साथ में या फिर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बना रखे हैं उसके बेस पर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 2 तरीके हैं कि 3 महीने से ज्यादा भी आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम कब तक जा सकते हैं, मैक्सिमम जा सकता है 12 महीने तक, यानी कि 3 महीने तो मजे मजे में भी इंसान को डाला जा सकता है जेल में, पता चला ये उड़दंग मचा रहा है पर्टिकुलर एरिया में तो जेल में ले जाकर डाल दिया, पर लेकिन 12 महीने तक मैक्सिमम इसको पहुंचाया जा सकता है। तो 12 महीने से आगे नहीं जा सकता है, जा सकता है अगर फिर से उसने कोई बुरी हरकतें कर दी, उसके बारे में पता चला, कोई ऐसा सबूत मिल गया कि ये बदतमीज इंसान बदतमीजी नहीं छोड़ रहा है, तो फिर से 12 महीने के लिए उसको जेल में उठाकर डाल दो, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि वैसे तो मैक्सिमम 12 है, पर लेकिन फ्रेश अगर एविडेंस मिल गया, अगर फ्रेश नहीं मिल रहा है तो बस 12 रख पाएंगे, पर लेकिन पता चला कोई फ्रेश एविडेंस मिल गया तो फिर से उसको जेल में फेंका जा सकता है उठाकर। पावर किसके हाथ में है इस एक्ट को लेकर, तो डिविजनल कमिश्नर जो है, इसी के साथ में यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इनके हाथ में पावर दे रखी है। और यहां पर कोई पुलिस के बेस पर ऐसा नहीं कि पुलिस आकर बताएगी यार इनको ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा वोलेशन कर दिया, पकड़ो, नहीं। जब भी डीएम को लगेगा ये इंसान जो है इस इंसान को अंदर डालना है, तो डीएम अपनी जो बेसिकली उसकी होनी कहते हैं कि अपनी खुद की अगर उसको लगे इच्छा के बेस पर कि हाँ ये इंसान ऐसा कुछ कर सकता है, तो डीएम के हाथ में पावर दे रखी है। इसके साथ में यहां पर जो लॉ है, यहां पर इंडिविजुअल अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट के बारे में आप लोग बात करें तो आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मजिस्ट्रेट के सामने आप लोग यहां पर प्रस्तुत करने वाली जो बात है वो भी नहीं है, यानी कि अगर डीएम ने यहां पर एक जेल में फेंक दिया उठाकर, तो आप लोगों को जो नहीं है जो आर्टिकल 22 पावर देता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कि आप लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना है, नहीं किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, 3 महीने तक तो जेल में सड़ा सकता है अगर कुछ भी हो जाए तो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर पता चला डीएम बन गए और वहां पर दुश्मनी निकाल रहे हैं, पकड़ पकड़ जेल में डाल रहे लोगों को उठाकर, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पावर उसी का हाथ में होनी चाहिए जो कि रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। डिटेन अगर पर्सन को यहां पर राइट टू मूव बेल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट, तो ये इसके बारे में बात की जाए तो ऐसा कोई राइट नहीं है, यानी कि बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, यहां पर मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं जाएंगे। ये समझिए जिंदगी के 3 महीने ऐसे कट जाएंगे जैसे लाइफ में से एक संडे गायब हो जाए, ठीक है। तो एक मूवी देखी होगी ना आप लोग ने संडे, कि उसका संडे गायब हो गया,
वही कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो जो कंडीशन है यहां पर एनएसए के तहत, तो यहां पर देखिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो डीएम बोले कि इसको बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पर उसके खिलाफ एनएसए लगाया जा सकता है। अगर ऑलरेडी बेल हो गई है ट्रायल चलने के बाद भी, तो लगे यहां पर डीएम को ये इंसान खतरनाक साबित हो सकता है सोसाइटी के लिए, तो निकलने से बाहर पहले उसको फिर से जेल में डाला जा सकता है, और इसी के साथ में अगर कोर्ट भी बरी कर दे तो भी उसको जेल में डाला जा सकता है। तो पावर ऑफ द डीएम आप लोग यहां से देख सकते हैं, यानी कि पुलिस ने छोड़ दिया है, पुलिस की कस्टडी में है, उसने छोड़ दिया है तो पकड़ लो, बेल मिल गई तो पकड़ लो, इवन जज ने भी छोड़ दिया तो पकड़ कर डाल दो, तो 3 महीने तो कम से कम छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए कुछ भी करना डीएम के सामने पंगा होने कहते हैं, कुछ भी करना इस इंसान से पंगा मत लेना। तो डीएम जो यहां पर अगर इतनी पावर दे रखी है डीएम के हाथ में, तो फिर क्या इसके चलते कोई पता चला डीएम ने यहां पर अपनी एक तरीके से होने कि अपनी पावर का मिसयूज करने स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या कोई ऐसा लीगल प्रोटेक्शन है इसके लिए? जी हाँ, लीगल प्रोटेक्शन दे रखी है। जो मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी जो बोर्ड है जो यहां पर देखता है ये सही है फिर गलत है, वो बोर्ड देखेगा, उसके सामने आप लोगों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आर्टिकल 22 यहां पर ये भी पावर देता है आप लोगों को कि आप लोगों को सुना जाए, अगर आप लोगों की बात से सहमत हो जाता है तो फिर आप लोगों को रियायत मिल सकती है, पर इसके कम चांस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट में डीएम ये काम कर रहा है तो फिर आप लोगों को कम से कम यहां पर एक तरीके से तो समझिएगा कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर है सारी, ठीक है, तो उसके चलते चांस कम रहते हैं। हैबियस कॉर्पस है, अगर बात करेंगे रीट से हमारे संविधान में आर्टिकल 32 के तहत, तो वहां पर भी आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सकती है इससे, जो बेसिकली अनचेक पावर अगर कोई स्टेट में ऐसा कुछ देखने को मिलती है। पर लेकिन रियलिटी ये है कि ये कहने के लिए कागज में आप लोगों को देखने को मिलेगी, रियलिटी में लगता नहीं है कि अगर डीएम ने किसी के ऊपर हाथ डाला तो बचकर कहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वही है कि औकात में रहना ज्यादा बेटर है उस जगह पर, ओके। यानी कि कहने का मतलब ये लगेगा सोसाइटी में कुछ गलत काम कर रहा है, वैसे थोड़ा ना कि डीएम को दे रहा है किसी को उठाकर कैसे भी डाल दो, ये है कि अगर लगेगा कुछ गलत काम है, ठीक है, तो इसके बारे में न्यूज थी। स्टेट न्यूज के बारे में बात करते हैं, काफी प्यारी न्यूज है। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, इस पर्सन स्पेसिफिक न्यूज बन सकती है यहां पर आप लोगों से। तो दिग्विजय सिंह जला, ठीक है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर एक विधायक थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, 88 की एज में इनकी जान चली गई है। तो ये हमारी कंट्री के फॉर्मर इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी रहे हैं और एमएलए रहे यहाँ पर। ये कहां से? ये है वानकन्नर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर वाकनेर है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली इस एरिया ने यहाँ पर ये इसके साथ में कनेक्ट भी रहे हैं। समझते हैं इनके बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए आप लोग। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो चुनकर है यहाँ पर वाकानेर, और इसी के साथ में सौराष्ट्र जो पर्टिकुलर एरिया में वहां से ये तो यहां से चुनकर आते थे, अभी बीमारी के चलते इनकी जान चलेगी। इसी के साथ में यहां पर ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहे 1962 से लेके 67 तक, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी रहे यहां पर 1967 से लेके 71 तक। आगे चलकर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, ठीक है, यहां पर सुरेंद्र नगर से, ठीक है, जिनके लिए यहां पर 1979 से लेके 1989 तक यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है, ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर रहे, पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के 1982 से लेकर 1994 तक, पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो कि किसकी अध्यक्षता में थे यहाँ पर, किसके अंडर में? तो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर इंदिरा गांधी। तो आप लोगों से कोई पूछे कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट कब की गई थी, तो ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो 1982 से लेके 1994 तक यहाँ पर इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। तो इसका मतलब क्या है, 1982 में हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी। तो सीधी सीधी बात आप लोग बोल सकते हैं, इनके द्वारा कुछ ढंग के भी काम किए गए। जी हाँ, बिल्कुल ढंग के काम किए गए। वाइल्ड लाइफ और जो नेचर है, ठीक है, उस पर काफी फोकस इनका रहा। जो को पार्क डिक्लेयर किए गए नेशनल पार्क, तो उनमें इनका काफी फोकस किया गया। आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में, अगर रेल की पटरी के नीचे आप लोगों ने देखा होगा ऐसी लकड़ियां लगी होती थी, ठीक है। तो ये जो लकड़ियां थी इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ काटने होते थे हम लोग को, तो इनके द्वारा उसको रिप्लेस करने की बात की गई कि ये लकड़ियां नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, सीमेंटेड होना चाहिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो वुडन को जो बेसिकली वुडन के जो स्लीपर्स थे उनको रिप्लेस कर यहाँ पर जो सीमेंट के ये लगाने स्टार्ट कर दिए। आज के दिन में हर जगह आप लोगों को सीमेंट के देखने को मिलेंगे। और दिक्कत ये भी होती थी, मान लीजिए बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, तो लकड़ी तो पसीजने स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से यहां पर इनको जल्दी जल्दी रिप्लेस करना पड़ता था। और इतनी ज्यादा लंबी सड़कें हैं यहां पर, जहां जहां पर भी आप लोगों को सड़कें देखने को मिलेगी, तो दुनिया भर के पेड़ काटे जाते थे इसके लिए। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से एक अच्छा काम इनके द्वारा किया गया, जो कि अप्रिशिएट करने लायक है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इनसे रिलेटेड, अगर क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना हल्का सा पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के अंदर, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। साइंस एंड टेक के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये जो न्यूज है यहां पर ये बात करें इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग एक हेलीकॉप्टर है, आप लोगों से पूछे किससे रिलेटेड है यहां पर ये, तो ये नासा का मिशन है, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है, किसकी? यूएसए की। तो इसका मिशन है यहां पर, ये मिशन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नासा का जो मार्स मिशन 2020 जो है मिशन, मार्स 2020 मिशन, उसका पार्ट है यहां पर ये। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये पिक्चर में आप लोग यहां पर दिख रहे हैं। तो ये हेलीकॉप्टर नॉर्मली क्या करते थे हम लोग, जैसे अपना कोई मिशन भेजते थे तो हम लोग रोवर छोड़ते थे ले जाकर, जमीन पर जाएगा रोवर और वहां पर घूमेगा फिरेगा, सैर करेगा, मॉर्निंग वॉक करेगा, फिर बताएगा कि कैसा माहौल उसको वहां कर लग रहा है। पर लेकिन अब फिलहाल क्या किया जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर है यहां
पर ये हेलीकॉप्टर पर्टिकुलर एरिया में जाएगा, इवन उड़कर भी देखेगा वहां पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोगों को ये बता पाएगा। तो ये जिस टाइम पर ये बेसिकली शेड्यूल था इसका 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल से पहले यहां पर इसकी फ्लाइट जो है वो स्टार्ट कर दिए रेड प्लैनेट पर, यानी कि मंगल ग्रह के ऊपर। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर क्या है, इसके बारे में याद रखिएगा, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ड्रोन रोवर जो आप लोगों को जमीन पर देखने को मिल रहा है, इसी के साथ में ये है आप लोगों के सामने, तो ये काम कर रहा है। तो इंजेन्युटी जो है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों से बात की, तो ये आप लोग याद रखिएगा इंजेन्युटी, ठीक है। तो इंजेन्युटी जो है यहाँ पर जो प्रिजर्वेंस रोवर भी है यहाँ पर है, जिससे यहाँ पर चीजें अटैच हैं, जिसके साथ में मिलकर ये काम कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट एक मंगल ग्रह के लिए प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मंगल ग्रह के लिए हमारी कंट्री के प्रोजेक्ट का नाम जरा बताइए। और रिसेंटली अभी यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा भी प्रोजेक्ट छोड़ा गया, उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो ये है ये पर्टिकुलर न्यूज। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है यहां पर, ये है यहां पर संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि का मतलब क्या है, यानी कि एक तरीके से ये जो संकल्प से सिद्धि का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। संकल्प कर दिया और सिद्धि हो गई, यानी कहते हैं कि सिद्धि को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो संकल्प करके सिद्धि प्राप्त कर लेना। तो ये है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको TRIFED आप लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। दूसरा संकल्प से सिद्धि जो है यहाँ पर ये विलेज और डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो संकल्प से जो सिद्धि है यहाँ पर ये इसका एम क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली जो वन धन विकास केंद्र स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है गांव के अंदर में। और यहाँ पर टोटल जो टीम है उसके अंदर 150 लोग हैं। हर एक टीम के अंदर लगभग यहाँ पर ये 10 इन ईच रीजन, जो बेसिकली ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मॉनिटर करेगी विलेज लेवल पर, तो विजिट करेगी 10 विलेज, ठीक है। तो 100 विलेज ये यहां पर बेसिकली कवर किए जाएंगे ईच रीजन, और टोटल मिलाकर 1500 के करीब विलेज ये कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि काफी लार्ज स्केल पर कंट्री में यहां पर इसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो वन धन विकास केंद्र जो है यहाँ पर ये क्लस्टर होता है, ग्रुप की तरीके से काम करेंगे। तो इसमें यहाँ पर खाना पहुंचाना है, ये सारी चीजें, तो इसमें भी काम किया जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर स्फूर्ति यूनिट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बारे में क्या बात की जा रही है, स्फूर्ति यूनिट के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए, तो ये जो स्फूर्ति यूनिट है यहाँ पर ये, इसके बारे में फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ यहाँ पर ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं। तो स्फूर्ति है यहाँ पर ये, ठीक है। तो स्फूर्ति जो है किसके अंडर में आती है यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइज के अंडर में यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। 200 के करीब यहाँ पर जो आज के दिन में 12 मंथ अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 200 करोड़ के करीब यहाँ पर सेल देखने को मिल रही है, यानी कि आगे आने वाले टाइम में भी चीजों को और आगे लेकर चला जाएगा। ट्राइबल एरिया में जिससे सामान कोई मिल रहा है, ठीक है, तो ट्राइबल एरिया के सामान को प्रमोट करना, ठीक है। मान लीजिए कोई एक अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोट कर देना, तो इस तरीके से। तो ट्राइबल कम्युनिटी का जो सामान है वो ट्राइबल यहाँ पर tribesindia.com पर तो बेच ही सकते हैं, जहां पर फिजिकल आउटलेट पर मार्केट के साथ में भी इसकी एक्सेस प्रोवाइड कराएगा। तो ट्राइबल कम्युनिटी का एक कमाने का एक साधन उसको मिल जाएगा, जिससे कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसके बारे में अभी न्यूज में थी। तो क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कि सर पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो था, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से आ गए, तो भाई साहब यहां से बन जाते हैं। तो थोड़ा सा भी इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस के बारे में यहां पर ये न्यूज है। डिफेंस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया यहाँ पर एक्सरसाइज ला पेरोयूज, ठीक है। तो ला पेरोयूज जो एक्सरसाइज है यहाँ पर ये किसकी एक्सरसाइज है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये एक्सरसाइज है फ्रांस की, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अभी देखने को मिली और इंडिया के द्वारा फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया गया। INS सतपुरा, INS केल्तान, ये हमारी कंट्री के साइड से अलोंग विद P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उनके द्वारा ही पार्टिसिपेट किया गया। ये तो कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से, बस ये याद रख लेना कि एक्सरसाइज किसकी है और किसके द्वारा वो हम लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करें, तो ये किसके द्वारा होस्ट की जा रही है, तो फ्रांस के द्वारा होस्ट की जाती है। ये एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगी, एक और एक्सरसाइज याद रखिएगा इंडो फ्रांस नेवल के बीच में देखने को मिलती है, इसका नाम है वरुणा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन ओशन के अंदर में। इसमें यूएई यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इंडिया और नॉर्मली फ्रांस के बीच में है, पर लेकिन यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट एडिशन जो थे यहाँ पर ये फ्रांस की एक्सरसाइज का, ला पेरोयूज का, ये बेसिकली एक ज्वाइंट एक्सरसाइज थी ये फ्रांस के द्वारा 2019 में देखने को मिली थी। इसके साथ में इंक्लूडिंग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भी कई कंट्री देखने को मिलेगी। इसका जो नाम रखा गया है, फ्रांस के एक नेवल एक्सप्लोरर थे उनके नाम से इसका नाम निकाला गया है।
अगर इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात करें तो 2021 में यहां पर क्वाड ग्रुप आप लोग देखते हैं, क्वाड ग्रुप में पार्टिसिपेट करने की जब बात करते हैं तो सारी कंट्री है क्वाड ग्रुप में, जैसे कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, तो इंडिया बच गई थी यहां पर, तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करी तो पूरा क्वाड ग्रुप हो गया यहां पर। तो क्वाड ग्रुप ये अभी इसकी रिसेंटली एक मीटिंग देखने को मिली, किसके द्वारा होस्ट की गई थी आप लोगों को जरूर याद रखिए, यूएसए के द्वारा होस्ट की गई थी। तो जो बाइडन 46 जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनके द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया। तो कॉम्प्लेक्स और जो एडवांस नेवल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि वॉरफेयर के लिए तैयार करना, एंटी वॉरफेयर कैसे रोकना है, डिफेंस एक्सरसाइज को लेना, वेपन फायरिंग को कैसे करना है, क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन का अगर कोई दिक्कत होती है तो किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, यानी कि पहले से ही प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। एक डेक से लेकर दूसरे डेक पर जाकर अपने जहाज उतारना, ठीक है। टैक्टिकल जो मैन्यूवर की बात की जा रही है, इसी के साथ में यहां पर बेसिकली उन्हें कहते हैं एक पर्टिकुलर सी के अंदर आप लोग किस तरीके से अपना एक ऐसा कुछ ऐसा इवोल्व करेगी। हाँ, वो कहते हैं कि किसी भी चीज को इतनी बार आप लोग प्रैक्टिस कर डालो कि आप लोग उसको सपने में भी यूज कर सको। तो इस तरीके से एक तरीके से आप लोग देखते हैं तो सीमेंशिप इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो यहां पर अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर पाएंगे मिलकर। तो ये बेसिक चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर ये कहीं पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, किसी कंट्री के साथ में भी अगर हमारी नेवल एक्सरसाइज देखने को मिलती है। तो 5 लाइक माइंडेड कंट्री, तो 4 तो क्वाड कंट्री, एक फ्रांस, मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, तो लिंक बढ़ेंगे, एक दूसरे की स्किल समझेंगे और प्रमोट करेंगे कोऑपरेशन। और चाइना को कल को अगर तमाचे मारने में पकड़कर तो भी ये काम कर पाएंगे, यानी कि मिलकर चाइना को भी टैकल किया जा सकता है। अच्छा, फ्रांस जो है इंडियन ओशन में काफी काम करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। फ्रांस की टेरिटरी है इंडियन ओशन में, उसका नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पास्ट में पूछा जा चुका है, फ्रांस की टेरिटरी है इंडियन ओशन के अंदर, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्या बात की जा रही है उनको एक बार समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली बहुत जगह आग देखने को मिल रही है, जगह जगह आग लग जा रही है। तो हमारी कंट्री में अभी 2021 में कई जगह आग लग चुकी है, तो इंक्लूडिंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कई जगह जो आग देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो फॉरेस्ट फायर है, ये बुश या फिर जो वेजिटेशन फायर भी आप लोग इसको बोलते हैं कई बार, यानी कि जहां पर छोटी छोटी झाड़ियां हैं यहाँ पर सूखी, और वहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक माहौल चाहिए, अगर फ्यूल है यानी कि सूखी झाड़ियां हैं, ऑक्सीजन है वहां पर और हीट है, अगर ये 3 चीजें मिल गई तो इसका मतलब समझिए आग लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि फ्यूल ऑलरेडी है, ऑक्सीजन रहती है और हीट और बढ़ जाए वहां पर टेम्परेचर, तो आग फिर लग जाती है। तो इस तरीके से काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इन्वायरमेंट कंडीशन बन जाती है कई बार, तो ये इस तरीके से, और कई बार यहां पर इंसानों के द्वारा हरकतें देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने बिजली कड़कने की वजह से भी कई जगह आग लग जाती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन अगर ड्रोथ होता है उसकी वजह से आग लग जाती है, और इंसान तो हरकतें करते हैं, कहीं बीडीपी वो फेंक दिया या फिर कोई और रीजन की वजह से आग लगा दी, कहीं वहां पर उनको लकड़ियां चाहिए उसकी वजह से आग लगा दी, तो ये हरकतें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसकी बेसिक चीजें यहां पर ये अगर बात करें जनवरी के महीने में, तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू, इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर नागालैंड मणिपुर के बारे में बात की, तो इसके बारे में याद रखिएगा, नागालैंड मणिपुर, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है ये यहाँ पर डिजोको वैली, तो इन पर्टिकुलर एरिया में आप लोग यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर रिसेंटली अभी आग देखने को मिली, फरवरी एंड और अर्ली मार्च में जो सिमलीपाल नेशनल पार्क था उड़ीसा के अंदर, आप लोगों को आग देखने को मिली। देखिए, आप लोगों से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा ऐसे नेशनल पार्क के बारे में, कोई ऐसे नहीं पूछेगा हवा में, आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी पता होगा उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, तभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये याद रखना, ठीक है। जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क आ गया तो पूछेंगे इसके बारे में, तो कोई पर्टिकुलर न्यूज में होगा। बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व आ गया, कहां पर है, मध्य प्रदेश में, आग लगी थी वैसा, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया, तो कैसे बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। एशियाटिक लायन के बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे, ठीक है। यहां पर अभी जो सेंचुरी है, इसी के साथ में जो इंडियन बस्टर्ड जो गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो यहां पर आग लग गई। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि न्यूज है वो सबके पापा है, यानी कि न्यूज अगर तैयार कर लो तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अगर ध्यान में रखो तो क्वेश्चन के आंसर काफी हद तक आप लोग दे पाओगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इसके बारे में बात करें किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। भाई साहब कहां पर लोकेटेड है, तो इंडिया के अंदर, ये देहरादून के अंदर लोकेटेड है, उत्तराखंड के अंदर में। इसके द्वारा ये बताया गया कि 21.67% के करीब हमारी कंट्री में ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो आइडेंटिफाई किया गया है एज ए फॉरेस्ट। तो यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप लोग को आग लगती नजर आती है, जिसमें से मोस्ट वनरेबल जो सबसे ज्यादा है यह नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया वाला रीजन। एक्सट्रीमली प्रोन एरिया है यहां पर आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा। आसाम आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया मिजोरम, और ये त्रिपुरा काफी लार्ज स्केल पर जहां पर आग लग सकती है। इसी के साथ में जो एक्सट्रीमली प्रोन फॉरेस्ट जो हॉट स्पॉट है यहां पर, ये वेस्टर्न जो महाराष्ट्र हो गया, सदर्न छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सेंट्रल उड़ीसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहां पर 2020-21 में एनुअल जो रिपोर्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये बातें बताई गई। वेरी हाईली प्रोन एरिया है यहां पर, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो यहां पर भी काफी लार्ज स्केल पर आग लगती हुई नजर आती है। तो टेम्परेचर बढ़ा, अगर वहां पर ऑक्सीजन मिली
और इसी के साथ में और वहां पर अगर मटेरियल रहा जिसमें आग लगानी है तो फिर आग धधक धधक कर जलेगी, तो उसको कोई रोक नहीं पाता है, नेचुरली भी उसमें आग लग जाती है। तो एफर्ट किए जाते हैं, हालांकि इसको एफर्ट किए गए इसको रोकने के लिए। जैसे कि 2004 में फॉरेस्ट जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये फॉरेस्ट जो फायर अलर्ट सिस्टम लाया गया, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लाया गया, जो कि रियल टाइम में बताएगा, आग लगती तुरंत घंटियां बजा देगा कि बचाओ भैया आग लग गई। ठीक है, अगर बात करें यहां पर जनवरी 2019 में एक और यहां पर इसका वर्जन लॉन्च किया गया, नासा और इसरो के साथ मिलकर अपग्रेडेड सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर के ऊपर बनाया गया 2018 में, और फॉरेस्ट प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम भी देखने को मिलती है। तो काम तो किए जा रहे हैं पर लेकिन उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कई जगह दिक्कतें देखने को मिल जाती है। पढ़ के तो गए सब कुछ, रिवीजन नहीं किया पर ढंग से, दिक्कत यहां पे आ गई। तो रिवीजन भी होता रहना चाहिए, तभी आप लोग चीजों को ढंग से कंट्रोल कर पाओगे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है और हिस्ट्री के बारे में यहां पर थोड़ी सी बात की जा रही है। बात की जा रही है यहां पर बाबू जगजीवन राम। ठीक है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो ऐसे बनना है, वरना नहीं बनना है। ठीक है, यानी कि एक बार पार्लियामेंट में बैठ गए तो भाई साहब अपनी एक सीट फिक्स कर ली, मुझे फर्क नहीं पड़ता है दूसरी बार कौन रहेगा, पर मेरी सीट पर कोई नहीं रहेगा जब तक मैं रहूंगा। तो ये इनके बारे में याद रखिएगा। 113वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी इनकी सेलिब्रेट की गई, तो हमारी कंट्री के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं यहां पर ये, तो इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता था, नेशनल लीडर, फ्रीडम फाइटर, इसी के साथ में क्रूसेडर यानी कि धर्म योद्धा, सोशल जस्टिस के लिए, चैंपियन थे डिप्रेस्ड क्लास के लिए, यानी कि जो हमारी सोसाइटी में जो एक ऐसा सेक्शन इसके ऊपर कोई फोकस नहीं रहता, उसके ऊपर भी इनका फोकस रहता था। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन थे यहां पर, यानी कि अच्छे लेवल पर इनके द्वारा काफी सारे काम किए गए, जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक यहां पर ये पार्लियामेंट में रहे। 5 अप्रैल 1908 यानी कि 1908 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर बात की जाए यहां पर तो बिहार की एक दलित फैमिली से निकल कर आते थे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इनके द्वारा जो बेसिकली इनकी जो जगह है जहां पर इनको याद किया जाता है, प्लेस ऑफ इक्वलिटी बोला जाता है उसको, ये यहां पर समता संथाल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहां पर इनका जो बर्थ प्लेस है, मतलब बर्थ नहीं, जहां पर इनकी समाधि बनाई गई एक तरीके से। अलग अलग टाइम पर देखिए 1931 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने। 1934 से लेकर 35 तक यहां पर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है ऑर्गेनाइज कराएगी। तो इनके लिए जो सोसाइटी में जो दबा पिछला सेक्शन है काफी अच्छा काम किया गया। और देखिए नॉर्मल तरीके से अगर देख रहे हैं, अगर कोई इंसान पर्टिकुलर अगर पार्लियामेंट में जाकर बैठ रहा है तो उसको वहां के एरिया के लोग चुनकर भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ग्राउंड लेवल पर इंसान के द्वारा कुछ अच्छा काम भी किया गया है। बिना अच्छा काम किए कोई किसी को रेगुलर वोट नहीं देता है, एक बार दे देगा दूसरी बार नहीं देगा। तो इस तरीके से यहां पर इनके द्वारा काफी अच्छे काम किए गए। इवन यहां पर वोट राइट फॉर द दलित कम्युनिटी इनके लिए यहां पर स्टार्ट किया गया 1935 में भी इनके द्वारा जो यहां पर हेमोंद जो कमीशन था उसके सामने इनके द्वारा ये बात रखी गई कि दलित कम्युनिटी को वोटिंग राइट दो। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो 1940 के बारे में अगर बात करें आप लोग, यहां पर 1940s के अंदर में यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट का भी यहां पर पार्ट रहे। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें तो उनके द्वारा यहां पर जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई तो जगजीवन राम जो थे यंगेस्ट मिनिस्टर थे, तो काफी एक यंगेस्ट मिनिस्टर की तरीके से भी ये यहां पर रहे हमारी कंट्री में। आफ्टर आजादी यानी कि इंडिपेंडेंसी के बाद में 1952 में लेबर पोर्टफोलियो इनके पास में, लेबर मिनिस्ट्री। इसके बाद में यहां पर नेहरू कैबिनेट के अंदर ये रटनी नहीं है सारी चीजें, एक आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं कि यहां अगर कुछ आए किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री 1952 से लेकर 1956 तक, रेलवे मिनिस्ट्री 1956 से लेकर 1962 तक, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फिर से आगे 1962 से लेकर 1963 तक। तो ये काफी लंबे समय तक पार्लियामेंट के अंदर आगे चलकर फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री रही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जो इंडो पाकिस्तान जो वार चल रही थी यहां पर 1971 में, उस टाइम पर अगर पूछा हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे तो यही थे हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन बन सकता है, रीजन क्या है, अभी यहां पर 50 साल पूरे हुए हैं उस इंसिडेंट को, 1971 की वॉर को। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ में लेफ्ट कांग्रेस ज्वाइन कर ली गई, इनके कांग्रेस को छोड़कर इनके द्वारा जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा यहां पर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक न्यू पार्टी निकल कर आई। ये यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे यहां पर 1977 से लेकर 79 तक। आप लोगों को पता है 1975 से लेकर 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही। तो इसके बाद में यहां पर फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, तो उसमें यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे जगजीवन राम साहब जो यहां पर ये अनइंटरप्टेड, ये देखने वाली बात है यहां पर 1936 से लेकर 1986 तक ये यहां पर 40 साल तक पार्लियामेंट में रहे। समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि एक तरीके से कितनी अच्छी खासी पकड़ थी इनकी ग्राउंड लेवल पर। ये रियलिटी में जो सोसाइटी में जो इशू थे जनता के उसको समझ पाते थे, वरना इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में लॉन्गेस्ट सर्विस जो यहां पर सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी कि इनको ये फर्क नहीं पड़ता था कि यहां पर कौन सी गवर्नमेंट है, इनको बस ये होता था कि हाँ अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। और वो कब होगा, जब गवर्नमेंट में ये रहेंगे। तो इसलिए कभी भी यहां पर जो भी गवर्नमेंट इनको मिलती थी उसी में जाकर यहां पर ये छलांग लगाते थे और फिर वहां पर अपने काम अच्छे से करते थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में रख सकते हैं। और ये इनकी पिक्चर भी है, तो ये है आप लोगों के सामने। ठीक है,
तो ये बेसिक चीजें, ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले तो शॉर्ट न्यूज थी यहाँ पर हरियाणा के बारे में जानी पहली न्यूज, और दूसरी थी यहाँ पर बैंक की स्कीम के बारे में, जो स्टैंड अप और जो यहाँ पर स्टैंड अप और इंडिया स्कीम के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहां पर बात की, ये नेक्स्ट दो न्यूज और थी यहां पर जो नेक्स्ट हम लोगों ने देखी। एक थी यहां पर चाइना की डिजिटल करेंसी के बारे में, और एक थी वन नेशन वन कार्ड के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, तो इंडोनेशिया डिजास्टर रिलीफ एजेंसी के बारे में हम लोगों ने बात की, डिटेल में इसको समझा। इसी के साथ में अगर आगे बात करें तो यहां पर हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जाना डिटेल में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं मुझे लगता है कि अब आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। स्टेट के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जाना जो हमारी कंट्री के पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर भी रहे। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की साइंस एंड टेक के बारे में, तो ये यूएसए का जो प्रोजेक्ट है मार्स के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में, संकल्प से सिद्धि के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर बात करेंगे डिफेंस के बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ पर, ये एक्सरसाइज जो कि फ्रांस से लीड है, और वरुणा के बारे में भी जाना जो क्वेश्चन बन सकता है। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट फायर के बारे में हम लोगों ने जाना, डिटेल में समझा कहां कहां पर आग लगती है। और अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बाबू जगजीवन राम जी के बारे में हम लोगों ने जाना, डिटेल में समझा इनके बारे में भी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ रियलिटी में एंजॉय किया है तो क्वेश्चन के आंसर बताइए। 10 क्वेश्चन है। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जो 700 के करीब एकड़, जो 7,000 के करीब जो पर एकड़ पैसा देगी अगर पेडी को छोड़कर कोई और क्रॉप आप लोग लगाते हैं तो? कौन सी स्कीम है जहां पर वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है? कौन सा आर्टिकल है यहां पर जो बेसिकली पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं कि वो भी आप लोगों की काम नहीं आएगी अगर यहां पर ये आर्टिकल लग जाता है, अगर सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने वाली बात आती है तो? फर्स्ट जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारी कंट्री कौन थे उनके बारे में बताइए। ये यहाँ पर अभी किसका पार्ट है, यहाँ पर ये जो बेसिकली इसका जो इंजीनियरिंग जो बेसिकली यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर भेजा गया है ये बताना आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो मैरीटाइम एक्सरसाइज थी ये किस कंट्री की थी। वरुणा जो है यहाँ पर किस किस कंट्री के बीच में। जो यहाँ पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लगभग 40 साल तक रहे, इनका नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हाँ ये मत भूल जाना। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन होना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पैनल का नाम आप लोगों को बताना है जिसके बारे में बात करें तो यहाँ पर गैस प्राइसिंग फॉर्मूला के बारे में जिसने यहाँ पर बताया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रूल ऑफ प्रोसीजर किसके द्वारा यहां पर देखने को मिले, चेंज किए गए अभी जो असेंबली से रिलेटेड ये बताना है। जस्कर रोड के बारे में हम लोगों ने बात की, यहां पर वैली के बारे में हम लोगों ने बात की, तो कौन कौन सी वैली को कनेक्ट कर रहे हैं। डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो ये आप लोगों को बताना है यहां पर, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर बेसिकली ये कब स्टेब्लिश किया गया था यहां पर। ठीक है, तो किसके अंडर में यहां पर ये आता है इसके बारे में भी आप लोग बताइए। तो ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग बताइए। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। पीएलजीए के बारे में अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये बेसिकली हमारी कंट्री में 2000 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला गया है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एंड जो यहां पर एक्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स के बारे में बात करें जैसे कि जो यहां पर एसडीआर हो गए, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग एक्ट, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इनको 1969 में ये फिर क्वेश्चन रह गया। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है एक रिवर है जिसका नाम है दक्षिण गंगा, उसका आप लोगों को ये बताना है दक्षिण गंगा किस रिवर को बोला जाता है। ठीक है, 6 लैंग्वेज क्लासिकल कैटेगरी में आती है, पहली और दूसरी कौन थी ये बताइए। गोदावरी किस किस राज्य से होकर गुजरती है ये आप लोगों से बात की थी। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर देखने के बाद में अपना बेसिकली जो स्कोर है वो जरूर बताना। सी रंगराजन पैनल गैस प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। हरियाणा के बारे में याद रखेगा, ये इसने चेंज किया असेंबली के रूल अभी। जंस्कर जो कारगिल रोड है यहाँ पर, ये सुरू वैली है जो खाली स्थान आप लोगों को भरना था। डिफेंस मटेरियल एंड जो यहाँ पर स्टोर रिसर्च डेवलपमेंट है यहाँ पर, ये इसके बारे में याद रखेगा, कानपुर के अंदर है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ये इसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। पीपल्स लिबरेशन जो गोरिल्ला आर्मी बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म है। इसने अभी हमारी कंट्री में जो हमारे जवान हैं उनके ऊपर अटैक किया और कई सारे जवानों की जान चलेगी। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इसको यहां पर अभी रिसेंटली जो एक तरीके से टेररिस्ट कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 1969 में एसडीआर स्टैब्लिश किया। गोदावरी रिवर को दक्षिण की गंगा बोलते हैं। तमिलियन जो लैंग्वेज थी वो पहली लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में डाला गया। संस्कृत जो थी 2005 में दूसरे नंबर की थी। लास्ट कौन थी, उड़ीसा 2014 में। गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, इनसे होकर गुजरती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में अच्छे से एंजॉय किया तो पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना रिवीजन के लिए।